पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, बरतानवी अदालत का एक फैसला जो आज से कई दिन पहले आया था, 18 दिन पहले आया था, नून लीग ने उसे अपनी एक तरह से कहा कि फतह हो गई है और हुकूमती एहतसाब का बयानिया ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कल और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा, उससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और वो सवालात क्या हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, एक अक्सर कहा जाता है कि जी बिजनेसमैन तो बड़े मासूम होते हैं। शहबाज शरीफ साहब वाला जो केस है उसमें बिजनेसमैन और ख़ास तौर पर बैंकर्स का एक किरदार है और किस तरह से शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए बैंकर्स अपना किरदार अदा करते रहे। वो कौन सा बैंक है जिसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जनाब हमने तो शरीफ ख़ानदान का नाम ही आने नहीं दिया, ना हमज़ा का ना शहबाज शरीफ साहब का। और एक इसी तरह के हमारे पास लीक्ड ऑडियो है, वो ऑडियो क्या चीज़ें बता रही है वो आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से नाज़रीन चंद अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने पाकिस्तान का दौरा प्लान किया है 6 से ग़ालिबन 7 और 8 अक्टूबर को। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक डू मोर की नई लिस्ट लेके आ रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब और कोविड के बावजूद कल से आज सुबह से और अभी फिर हमारे साथ मौजूद हैं। हिम्मत है, अल्लाह आपको जल्द से एहतियात करे, कोविड से रिकवर कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनसे बाकायदा सवाल जवाब का आगाज़ शुरू करूँ नाज़रीन, आज की एक ब्रेकिंग खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में तकरीबन आज शाम को 8:30 बजे FIA का एक और लीगल नोटिस बाकायदा तौर पे रिसीव हुआ है। इस नोटिस के मंदरजात जो हैं वो क्या है आपको बताते हैं। इस FIA ने कहा है, इस नोटिस में जो शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में आज शाम को रिसीव हुआ है, इसमें कहा गया है कि जनाब नोटिस लीडर ऑफ द नोटिस में दर्ज है कि FIA 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है। ये रकम 57 जाली अकाउंट जो कि रमजान शुगर मिल्स के चपरासियों और क्लर्क्स के नाम पर खोले गए थे उनके जरिए से की गई। इन 57 अकाउंट्स में 55,894 ट्रांजैक्शंस की गई। नोटिस में दर्ज है कि तहकीकात के दौरान FIA की जानिब से शहबाज शरीफ को अपना जवाब जमा करवाने के मुतअद्दिद मौके फ्राहम किए गए। नोटिस के मुताबिक 18 दिसंबर 2020 को कोट लखपत जेल में FIA की टीम की जानिब से शहबाज शरीफ को 5 सवाल दिए गए। नोटिस के मुताबिक इन सवालात के जवाब में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये जाली केस और नैब के केस जैसा ही है। साथ ही शहबाज शरीफ ने वादा किया कि अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब जमा करवा देंगे। नोटिस के मुताबिक 8 जनवरी 2021 को एक बार फिर वही 5 सवालात कोट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ के सामने रखे गए। शहबाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर कहा गया कि यह एक मनगढ़ंत केस है और ये कि वो अभी तक अपनी लीगल टीम से मुशावरत नहीं कर सके और मुशावरत के बाद उनके लीगल मुशीर अताउल्लाह तारड़ जवाब जमा करवा देंगे और ये कि FIA की टीम को जेल आने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस के मुताबिक 2 फरवरी 2021 को अताउल्लाह तारड़ ने तफसीली जवाब जमा करवाने की जगह आधे सफ़े का जवाब जमा करवा दिया। नोटिस के मुताबिक FIA ने 15 जून 2021 को शहबाज शरीफ को इन 5 बुनियादी सवालात के साथ 20 मजीद सवालात भी भिजवाए। नोटिस के मुताबिक इस नोटिस के जवाब में शहबाज शरीफ ने एक नई पोजीशन ली कि उनका खानदानी कारोबार से कोई लेना देना नहीं और जो सवाल जवाब पूछना है वो शुगर मिल के डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से पूछे जाएं। नोटिस में मजीद दर्ज है कि शहबाज शरीफ ने सवालात के जवाबात नहीं दिए और तहकीकात में बिल्कुल ताउन नहीं किया। नोटिस में दर्ज है कि खसूसी बैंक कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आखिरी समाअत के दौरान तहकीकात में ताउन करने का हुक्म दिया है। नोटिस में दर्ज है कि शहबाज शरीफ अगर अपने FIA को दिए गए जवाब से मुतमईन हैं तो इस नोटिस के जवाब में हमें बताएं और अगर आप अपने जवाबात तब्दील करना चाहते हैं तो भी आगाह करें। नोटिस में दर्ज है कि शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उनका अपने खानदानी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं, मगर FIA के पास मौजूद शवाहिद से यह बात सामने आती है कि खानदानी कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नोटिस में शहबाज शरीफ से यह भी सवाल किया गया है कि इस नोटिस के जवाब में साफ साफ लिखा जाए कि शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स के फंड से फायदा उठाया या कि नहीं। नोटिस में शहबाज शरीफ को 8 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दी गई है। और नाज़रीन, जिस ऑर्डर का जिक्र हो रहा था कि अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को
हकायक के जवाबात दें। और इस हवाले से जो बैंकिंग कोर्ट्स में इस हवाले से प्रोसीडिंग हुई और ऑर्डर है बड़ा वाज़ेह, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द पिटिशनर हु इज ऑन एट इंटरिम बेल शेल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। और FIA ने अदालत को बारहा ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब FIA के साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि लीगल काउंसिल हैं शहबाज शरीफ साहब के इस केस में, जो आधे सफ़े का जवाब उन्होंने जमा करवाया FIA को, वो नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। और इसमें उन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा कि जनाब मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कैटेगोरिकली इस चीज़ से इनकार करता हूँ, डिनाई करता हूँ कि कोई नेक्सस या कोई भी राब्ता इस अंडर इन्वेस्टिगेशन केस से शहबाज शरीफ का नहीं है। और मैं इन्वेस्टिगेशन टीम से कहता हूँ कि कोई भी अगर एविडेंस है तो इस तरह का जो कि हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं है तो वो हमसे शेयर किया जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सवालात इस हवाले से फ्रेम किए गए हैं, बहुत जनरल नौइयत के सवालात हैं, मुबहिम सवालात हैं, वेग सवालात हैं। बॉल्ड पता नहीं इसका क्या उर्दू में तर्जमा किया जाए, वैसे अब इसको गंजाई कहते हैं, बॉल्ड और क्या इसका तर्जमा होता है मुझे नहीं समझ आ रही, अब लाइव ऑन एयर है, चलें बाद में डिक्शनरी देखते हैं। और आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस एज टू द टेनर ऑफ द सेट क्वेश्चंस विच रिफ्लेक्ट प्री डिस्पोज माइंड, कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, बाइस के तहत जो माइंडसेट है उसके तहत ये सारे सवालात बनाए गए। और इसके पीछे एक खास मोटिव उन्होंने कहा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में और पाकिस्तान की लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, तो इसलिए उनकी आवाज़ दबाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक फॉरेन एसेट्स का सवाल है कि जितने भी उनके मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क असासाजात हैं वो तमाम रेलिवेंट अथॉरिटीज़ यानी कि FBR और इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर्ड हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स उनके डिपेंडेंट नहीं हैं, इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर्स हैं और उनके बिजनेस से और उनके दीगर मामलात से उनका कोई ताल्लुक, शहबाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये नाज़रीन इस हवाले से कार्रवाई चल रही है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब FIA ने एक नया लीगल नोटिस आज दे दिया है और हमारी इतलात के मुताबिक जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 8:30 बजे, टू बी मोर प्रिसाइज 8:32 पे ये नोटिस लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिसीव हो चुका है। अब मैं उनके नाम नहीं बताता कि उस पर दफ्तर में कौन कौन था जिसने ये रिसीव किया है नोटिस, लेकिन FIA अभी भी मुतमईन नहीं है। शहबाज साहब नून लीग पूरी कह रही है कि जनाब हुकूमत ने जितनी कोशिशें की नाकाम हो गई, तो अब ये वाला नोटिस जो है इसका आप समझ रहे हैं कोई जवाब दे सकेंगे शहबाज शरीफ साहब? अदालती अहकामात भी बड़े वाजे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कोऑपरेट करें, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, बेल भी उनकी एक्सटेंड हुई जा रही है। जी अरशद, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। शहबाज शरीफ साहब FIA की इन्वेस्टिगेशन जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें हरगिज़ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैंकिंग कोर्ट है लाहौर की उनकी तरफ से रिटन ऑर्डर भी आपने पढ़ के बताया, उनकी तरफ से भी ये इन राइटिंग आया है कि शहबाज शरीफ ताउन करें इन्वेस्टिगेशन के साथ, वरना जो बेल की एक उनको लैटिट्यूड दिया गया है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये पूरा एक सिलसिला है जब इनसे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका लिंक ये आज की जो बड़ी बगलें बजा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ की बरियत हो गई, उससे है। अभी जब आप इनका जवाब पढ़ रहे थे जो इन्होंने रिटन जवाब लिख के भेजा है उसमें इन्होंने इन राइटिंग लिख के भेजा है कि शहबाज शरीफ का अपने बच्चों हमजा और सुलेमान शहबाज के मामलात, कारोबारी मामलात से कोई वास्ता नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है। अब जब इनका एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर, गैर मुंजमद करने का ऑर्डर लंदन की मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आता है तो वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ बरी हो गए। एक तरफ कहते हैं कि सुलेमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और जब सुलेमान का एक मुंजमद शुदा अकाउंट जो कि 2 साल मुंजमद रहा गैर मुंजमद होता है तो वो कहते हैं कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरियत मिल गई। तो ये तो एक बहुत सीरियस किस्म का तजाद है, या इनकी समझने में कोई फ़र्क है या ये हम समझते हैं कि हमारी समझ भी इन जैसी है और हम नहीं समझेंगे, जो ये कहेंगे वो कौम मान लेगी। तो अच्छा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप यकीनन हुकूमत पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम और ज़िम्मेदार ओहदे पे इस वक्त हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक अहम और ज़िम्मेदार ओहदा होता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। और एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने आज अपने सीनियर पार्टी लीडर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 3 ममालिक में तहकीकात हुई और उसमें से खोदा पहाड़ निकला छुआ। क्या कहा ये देखते हैं।
हर रिकॉर्ड देखा गया, जो पैसे आए उनकी सोर्सेज देखी गई, पैसे कहां गए वो देखा गया, और ये 3 ममालिक में देखा गया। ये तफ्तीश एक मुल्क तक मुहित नहीं थी, इंग्लैंड तक, ये पाकिस्तान में भी हुई और ये यूएई के अंदर भी हुई और ये इंग्लैंड के अंदर भी हुई। यहाँ पर शहबाज साहब ने और सुलेमान शहबाज साहब ने खुद उनको इजाजत दे दी कि आप इन अकाउंट्स की तफ्तीश कर सकते हैं, और ये वो कंसेंट है, ये वो वकालतनामा है जो शहबाज साहब ने दिया कि आप मुकम्मल तौर पर मेरे अकाउंट की तफ्तीश कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये वो जो ये सब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी नाज़रीन, आपने सुना बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, साबिक वज़ीर आज़म, यकीनन जिम्मेदारी से बात कर रहे होंगे, तो जो बात कह रहे हैं वो आपको सही दुरुस्त लग रही है? देखें, ये जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने आज साबित कर दिया है कि वो शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाज़म हैं, क्योंकि जो ये ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो सुलेमान शहबाज का है। अब सुलेमान शहबाज के बिहाफ के ऊपर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदेदार नहीं है, सियासत में नहीं है, शहबाज शरीफ का साहबजादा है, उसकी इमाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की क़यादत का करना वाज़े सबूत है कि शहबाज जो मुस्लिम लीग नून की ज़्यादातर क़यादत है, स्पेशली जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाजमीन हैं। क्योंकि आप ज़ाती मुलाजमीन ही करते हैं, जिस तरह वो उन्होंने बाकी मुलाजमों के नाम पे अकाउंट्स खोले हुए थे, कहीं कल इनके अकाउंट्स ना निकल आए। दूसरी चीज़ जो ये फरमा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनसे ये पूछ लीजिए कि अगर इनको कोई क्लीन चिट मिल गई है शहबाज शरीफ को, तो मेरे इनसे 2-3 सवालात हैं। पहला सवाल तो मेरा इनसे ये है कि अगर कोई इस तरह की क्लीन चिट है तो शहबाज शरीफ का नाम मुझे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर में कहीं दिखा दें, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर इनको वाकई ही क्लीन चिट मिल चुकी है तो ये सारा जो मवाद है ये उठा के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लाहौर में चले जाएं और अपना जो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ के ऊपर चल रहा है, बल्कि सलमान के ऊपर भी चल रहा है, उसमें जाके 265K की एक एप्लीकेशन होती है, बरियत के लिए फाइल करें और बरी हो जाएं, घर जाएं, सबका मतलब भला करें। क्यों नहीं करते हैं? और तीसरा मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर ये वाकई ही सारी 3 मुल्कों में तहकीकात हुई और ये बरी हो गए और इनके अगले पिछले तमाम गुनाह धुल गए, तो सलमान शहबाज वतन वापस आ जाए। बरतानिया में क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल ठीक है। इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि जो ऑर्डर है उसमें मिस्टर शरीफ लिखा हुआ है बाज़ जगह पे, तो वो मिस्टर सुलेमान शहबाज शरीफ को, मिस्टर शरीफ को ये इंटरप्रेट शहबाज शरीफ तो नहीं किया जा रहा? देखिए, मिस्टर शरीफ तो गुजर गए बेचारे, वो उधर रायगढ़ में दफन है कहीं भी जाती उम्रा में। तो मिस्टर शरीफ तो वो थे, उनके साहबजादे हैं शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज शरीफ। तो आई डोंट नो ये किसको कहना चाह रहे हैं मिस्टर शरीफ। असल में आज सुबह भी इनको मशवरा दिया था कि सस्ते तर्जुमानों के साथ एक सस्ती ट्रांसलेटर भी कोई रख लें जो इनको ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ फैसले दे दिया करे कि असल में फ़ैसला आया क्या है। अंग्रेजी में फैसला होता है, पहले मिठाइयाँ बांध देते हैं, बाद में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं भाई तू ट्रांसलेशन ठीक नहीं की। चलें हम ट्रांसलेटेड फैसला भी नाज़रीन को सुना देते हैं कि जो फैसला है चंद बल्कि वर्बैटम ही उसका ट्रांसलेशन आपको बताते हैं कि 17 दिसंबर 2019 को सुलेमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद के अकाउंट 2 माह के लिए अदालत हाजा के हुक्म पर मुंजमद किए गए। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने 8 दिसंबर 2020 को दोनों अकाउंट्स मजीद 6 माह के लिए मुंजमद रखने और सुलेमान शहबाज, जुल्फ़िकार अहमद और मुतल्लिका बैंक्स को नोटिस जारी करने की इस्तदा की। डिस्ट्रिक्ट जज ने 15 दिसंबर 2020 को फ्रीकैन की रजामंदी से अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्मनामे में 17 मार्च 2021 तक 3 माह की तौसी कर दी और दरख्वास्तों के लिए 5 मार्च 2021 तारीख समात मुकर्रर की गई। 3 मार्च 2021 को सुलेमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद की रजामंदी से नेशनल क्राइम एजेंसी की इस्तदा पर 17 जून 2021 तक अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्मनामे में तौसी कर दी गई। 15 जून 2021 को डिस्ट्रिक्ट जज स्नो ने नेशनल क्राइम एजेंसी की इस्तदा पर सुलेमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद की रजामंदी से अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर में 17 सितंबर 2021 तक मजीद तौसी कर दी। नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने दोनों अकाउंट मुंजमद करने के हुक्मनामे कल अदम करने की दरख्वास्तें दी हैं। सुलेमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद ने भी तहरीरी तौर पर बयान दिया है कि उन्हें अकाउंट मुंजमद करने का हुक्मनामा कल अदम करार दिए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। मुतल्लिका बैंक्स ने भी NCA को तहरीरी आगाह किया है कि वो इन दरख्वास्तों की मुखालफत या फरीक बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। फ्रीकैन की मौजूदगी में और उनकी रजामंदी से यह फैसला सुनाया जा रहा है कि अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स कल अदम करार दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस रिमर 10 सितंबर 2021
बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, 10 सितंबर 2021 का फैसला है और नून लीग को ये कल मिला फैसला या कल इस हवाले से एक नया केस बनाने की कोशिश की गई कि जी हम बरी हो गए? देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि फैसला तो नून लीग ने कल दिया ही नहीं, ना नून लीग ने दिया और ना नून लीग की एक्सटेंशन ने, जिन्होंने ये रिपोर्ट की, उन्होंने ये फैसला दिया। मैं बारहा पूछता रहा कि जो आप बार बार कहते हैं कि अदालत ने बरी कर दिया, मुझे कोई फैसला तो दिखा दीजिए। ये तो रात को एफर्ट करके नेशनल क्राइम एजेंसी से और अदालत से हमने फिर ये फैसला लिया और आज सुबह ये तमाम लोगों में तकसीम किया कि भाई पहले ऑर्डर तो पढ़ लो। दूसरा ये कि जब ऑर्डर देखा तो हमने भी ऑर्डर देखा कि जो 10 सितंबर का आया हुआ है, फिर हमने थोड़ी सी नज़र दोहराई कि 10 सितंबर से लेके अभी तक ये तकरीबन 16-17 दिन बनते हैं। तो 16-17 दिनों में नून लीग के खानवादे का आलम क्या था, हाल क्या था? उनका आलम ये था कि इनके अंदर अपनी शीन और नून लीग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मरियम अपने केस को डिले करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है। पहले उसने एक वकील को फायर कर दिया, नया वकील आया, पहले नया वकील लेने के लिए टाइम लिया और फिर नया वकील आने के बाद उसकी तैयारी के लिए टाइम लिया। उसके साथ साथ और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की कुछ वीडियोस वगैरह भी आई, चले वो तो किसी का ज़ाती मामला है। लेकिन इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अचानक एक झूठी, देखें अगर बात सच्ची होती तो कोई बात नहीं थी, आप अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक झूठे और बोंडे अंदाज से ये नैरेटिव बिल्ड करने की एक, मेरे समझता हूँ कि नाकाम कोशिश की गई कि उन्हें शायद कोई बरियत कहीं से मिल गई है। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर है, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर विद कंसेंट, इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है विद कंसेंट, खत्म हो गया। और अगर आप इस ऑर्डर के दूसरे सफ़े के एंड में देखें तो बेसिकली सिर्फ दो ऑर्डर्स हुए हैं। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इज सेट असाइड एंड द सेकंड थिंग इज पार्टीज विल बेयर देयर ओन कॉस्ट। अब जब दोनों पार्टीज ने अपनी कॉस्ट लेनी है, इसका मतलब ये है कि इसमें तो देखें, अगर शहबाज शरीफ को, उनके साहबजादे को अगर ये क्लीन चिट मिल जाती तो एनसीए को कॉस्ट पड़ती कि वो कॉस्ट दें। वो तो दोनों पार्टीज अपनी कॉस्ट दे रही हैं। इसका मतलब है कि ये तो अभी भी इनका यही आलम है कि ना ये हियों में है ना शियों में है, ये तो बिल्कुल अभी बीच में आलम बरज़ख में लटके हुए हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी 2 अकाउंट्स की हद तक इन्वेस्टिगेशंस बंद की हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के ऊपर और इनके जो कि पूरा एक ही गैंग है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा इनका इस वक्त रेफरेंस फाइल है एहतसाब अदालत नंबर 4 लाहौर के सामने, 7.5 के 7.25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। दूसरा जो केस है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, FIR कटी हुई है, ये प्री अरेस्ट बेल के ऊपर है। सुलेमान शहबाज मफरूर हैं, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो केसेस पाकिस्तान में हैं, वो केसेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारों ने किए हुए हैं। हम उन केसेस को ओन अप करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, लंदन में उन्होंने हमें बरी कर दिया है। किस चीज़ में बरी किया है आपको? अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में अता तारड़ साहब ने कहा कि लंदन वाला केस जो है ये भी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने बनवाया था। क्या ये बात सही है कि 7 दिसंबर को एनसीए की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आई थी हुकूमत पाकिस्तान को और 11 दिसंबर को ARU ने इसका बाकायदा जवाब दिया था? जी बिल्कुल दुरुस्त। देखें, अता तारड़ की बातों पे तो मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और मेरा शहबाज शरीफ को भी मशवरा है कि वो भी उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। कल तक जो शख्स आपका सूटकेस उठाता था, आपका PSO था, आज आपने अगर उसको वकील रख ली है तो ठीक है, आप कोई अच्छा वकील भी रख लें जो आपको बेहतर मशवरा दे सके। अच्छा, ऑर्डर के लिए जो हमारे पास एक रिटन कम्युनिकेशन आई ईमेल की सूरत में नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट के ऑफिस को मौसूल हुई 7 दिसंबर 2019 को कि जी हम 3 मुख्तलिफ कंपनीज या इंडिविजुअल्स के ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स ला रहे हैं। उसके लिए हमें आप इन 3 जो टारगेट्स उन्होंने बताए थे, इनके ऊपर सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि क्या इनके ऊपर पाकिस्तान में कोई केसेस, कोई तफ्तीशें, कोई तहकीकात हो रही हैं। तो हमने तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं, नैब है, FIA है, उनसे इंफॉर्मेशन लेके वो जो इन्फॉर्मेशन थी जो इस सूरत में थी कि इनके ऊपर मुकदमात फ़लाँ अदालत में चल रहे हैं, फ़लाँ तहकीकात चल रही है, वो इस स्टेज के ऊपर है और फ़लाँ इदारे के पास है, वो हमने उनको 11 दिसंबर को जो ये लेटर बार बार दिखाते हैं वो भेज दिया। और उस लेटर के ऊपर सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है योर क्वेरी, और पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज। तो हम तो उनके एक ख़त के जवाब में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमसे मांग रहे हैं, हम उनसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब उसके बाद ये कहना कि ये केस भी हमने शुरू करवाया था, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि ये कैसे हम कैसे। शहबाज शरीफ साहब का इसमें जिक्र कैसे आया? एक कंसेंट फॉर्म है जिसमें उन्होंने कहा हाँ जी बार्कले बैंक्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी आप तहकीकात करना चाहें तो वो देख लें।
वो कौन सा मामला है और उसके लिए कर्जा उन्हें किसने, अनिल मुसर्रफ साहब ने दिया था? जी ये देखें, ये मामला इसी की एक एक्सटेंशन थी कि इस केस के अंदर चूंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अकाउंट्स जो हैं, 2 अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट शहबाज शरीफ का है और दूसरा अकाउंट जो है उनके लॉयर का अकाउंट होता है, जिसमें आपने जब कोई मॉर्गेज के लिए पैसे डालने होते हैं तो वो उसमें आप लॉयर के अकाउंट में डालते हैं। उन 2 अकाउंट्स की तहकीकात थी और इन अकाउंट को लेके इन अकाउंट में कभी ट्रांजैक्शन शहबाज शरीफ ने भी की हुई थी, तो उन्होंने लामहला वो ट्रांजैक्शंस भी चेक की होंगी कि वो जो ट्रांजैक्शंस थी वो कहाँ से आई थी। अब ये जो हिस्सा है जहाँ पे शहबाज शरीफ ने जो अपने मकानात लंदन में खरीदे हैं उसके ऊपर एक सवाल था और जो अब ये बेच भी चुके हैं, ये माजी की बात है। 2005 में ये फ्लैट लिया था उन्होंने तकरीबन 1,60,000 पाउंड का। जी ये तकरीबन 4 फ्लैट्स हैं, ये नैब की तहकीकात का भी हिस्सा है क्योंकि ये इनके डिक्लेयर्ड फ्लैट्स थे। एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का इनके ऊपर केस है। इनसे पाकिस्तान में भी ये सवाल किया गया था कि आपने ये फ्लैट्स खरीदने के लिए जो इसमें मॉर्गेज की डाउन पेमेंट होती है वो आपने कहाँ से अदा की, क्योंकि आपके अकाउंट्स के अंदर कोई पैसे मौजूद ही नहीं हैं कि आप ये पेमेंट कर सकते, चाहे वो कितनी खतीर ही क्यों ना हो। तो उसके ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब ने नैब को अपना जवाब दिया, वो जवाब ये था कि उन्हें एक दोस्त से इसके लिए उन्होंने उधार पे रकम ली थी, यानी कि एक तो उन्होंने मॉर्गेज ली जो बैंक से ली, लेकिन उसके अलावा कुछ कैश भी उधार की सूरत में लिया था। तो वो उस सूरत में उन्होंने अनिल मुसर्रफ साहब का नाम बताया था। नैब ने अनिल मुसर्रफ साहब से भी उनसे सवाल किया, उन्होंने वो एडमिट किया कि उन्होंने उनको ये दिए और ये चीज़ें ऑलरेडी नैब के रेफरेंस का हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये अनिल मुसर्रफ साहब ने जब एडमिट किया उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नजर नहीं आए, क्या यही वजह थी कि पता लगा कि शहबाज शरीफ के स्पॉन्सर भी अनिल मुसर्रफ? नहीं, मुझे इसका कोई ज़ाती इल्म नहीं है। उसके बाद कोविड भी हो चुका है, पाकिस्तान शायद आ ही नहीं रहे। राइट अच्छा, एक आपको थोड़ी सी डिटेल्स नाज़रीन से शेयर करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो FIA की तहकीकात में चीज़ें सामने आई कि इस पैसे का इस्तेमाल किस किस तरह से किया, क्या इसके ज़रिए कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी ख़रीदी। अच्छा, आदिल राय साहब कह रहे हैं कि वो अभी शहजाद अकबर साहब को ज़्यादा आप वेट ना करवाएं क्योंकि बीमारी की हालत में भी हैं। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि NCA आमतौर पर 6 साल से ज़्यादा नहीं जाती, और क्या क्या इस हवाले से आइए देखते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी है, ये आमतौर पर 6 साल पीछे जाती है, एविडेंस देखती है। इस मामले में वो 20 साल पीछे तक गए। 20 साल के रिकॉर्ड उन्होंने चेक किए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी जुर्म का सबूत मिल जाए, कुछ नहीं मिला। ये आज हकीकत है शहबाज शरीफ साहब के मामलात की। लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिस पर नैब ने, जिसको 20 महीने से ज्यादा कैद में रखा, आज कम से कम चेयरमैन नैब में अगर कोई गैरत हो तो ये तो कह दे कि मुझे अफसोस है, हमसे गलती हो गई। मैं सुनना चाहता हूं इन मामले खुसूसी कि हमसे गलती हो गई, हमने जाकर नेशनल क्राइम एजेंसी को झूठ बोला। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है 20 साल कह रहे हैं, 20 साल मजीद और पीछे चले जाते तो शायद वो इंडिया वाले जाती उम्र चले जाते कि ये पता नहीं कहाँ की अलफ लैलवी दास्तान सुना रहे हैं। आप नेशनल क्राइम एजेंसी से तो पूछ लें कि उन्होंने क्या तहकीकात की, क्या तहकीकात नहीं की। आप उनसे तो पूछ लें कि AFO होता क्या है, AFO को रिलीज करने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सेगमेंट में शिरकत करने का। हमारी दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जो बिजनेसमैन का नेक्सस होता है और इस केस के साथ बिजनेसमैनों का क्या नेक्सस है, बैंक्स का क्या नेक्सस है और इसमें एविडेंस को कवर अप किस तरह से करने की कोशिशें की जाती रही हैं, आपको एक लीक्ड ऑडियो वक्फे के बाद सुनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जब भी आप करप्शन केसेस स्टडी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बाकायदा नेक्सस नज़र आता है सियासतदान का और बिजनेसमैन का। लेकिन हमारी अशराफिया और रूलिंग एलीट, जिसमें कि हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, सिविल और मिलिट्री एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, वो कहते हैं कि नहीं यार, ये बिजनेसमैन तो बड़े मासूम लोग होते हैं, इन्हें अपना बिजनेस करने दो, इनका क्या ताल्लुक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी सियासतदान किसी बिजनेसमैन की मावनत के बगैर करप्शन कर सकता है? आखिर ये ठेके किसी को तो जाने, किसी ना किसी के ज़रिए तो काम एग्जीक्यूट करना है। अब शहबाज शरीफ साहब का यही वाला मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख लें जिसकी FIA तहकीकात कर रहा है। इसी केस की तहकीकात के दौरान हम आपको अब जो कन्वर्सेशन सुनाने जा रहे हैं, जो लीक्ड ऑडियो मैसेजेस आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें आपको ये नेक्सस बड़ा वाजे होता नज़र आएगा कि किस तरह, क्योंकि इसमें फेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक्स का भी एक किरदार आता है। तो
तो बैंक के सीनियर हुक्काम और सीनियर मैनेजमेंट एविडेंसेस को कवर अप किस तरह से करती है, और इसके बाकायदा अब जो सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे आपको ये भी पता लगता है कि जनाब जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट, अब टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, चेयरमैन आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, ग्रुप हेड आता है, इन सभी को गालिबन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। और जब लास्ट टाइम हमने एक ऑडियो में को लीक्ड ऑडियो मैसेज चलाया था इस हवाले से, जिसकी कि हमारी इतलात है कि अब बाकायदा कन्फर्मेशन भी हो चुकी है, उससे इस बैंक यानी मियां मंशा साहब के बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक में काफ़ी खलबली मची और उसके बाद काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया गया। ARY का वहाँ डिस्कशन होती रही, हमारे प्रोग्राम की वहाँ पे डिस्कशन उस मैसेज के बाद होती रही। तो MCB में जो हमारे ज़राए उन्होंने बताया कि ना बहुत सब शदीद गुस्से में थी टॉप मैनेजमेंट कि आपने ये ऑडियो लीक मैसेज बाकायदा तौर पर चला दिया। तो साहब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मज़ीद सबूत भी इसके हमारे पास आ गए और हमें यकीन है कि FIA इसकी भी तहकीकात करेगा। आसिम सूरी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक के, किस तरह से एविडेंस टैंपर करने का इकरार कर रहे हैं अपने एक मैसेज में अज़हर महमूद के साथ। और अज़हर महमूद साहब कौन है? अज़हर महमूद साहब हैं ग्रुप हेड, यानी ग्रुप हेड के बाद आप सीधे प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। और इस कारकर्दगी के बाद तो इन दोनों को तवक्को होनी चाहिए थी कि जनाब इनकी प्रमोशंस होंगी और बैंक की इससे भी ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है बहुत इनसे खुश होगी, प्रेसिडेंट साहब भी खुश होंगे और हो सकता है चेयरमैन साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इनसे बहुत खुश हो और इनको प्रेसिडेंट बना दे। लेकिन इसको कहते हैं कि आप जितने भी चालाक बन जाएं कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। तो आइए पहला ऑडियो मैसेज जो लीक्ड ऑडियो है वो सुनते हैं। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। अभी मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ। अभी हमारे एक वकील हैं, MCB पे भी हैं, वो एहसन मसूद, उनकी मुझे कॉल आई थी। वो UBL की तरफ से गए हुए हैं मजिस्ट्रेट के ऑफिस टीम को लेके, उनके बैंक ने उन्हें भेजा है साथ। उनके वो कहते हैं यार इनके तो बड़े टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट इन्होंने लिखवा लिए हैं, ये भी लिख के चले गए हैं, मुझे रात को इन्होंने असाइन किया है। उसमें तो उन्होंने वो झगड़े और सारी चीज़ें कि जी ये शहबाज शरीफ और ये इनके इन्फ्लुएंस होते थे, हमें ये कहा जाता था, हमसे ये करवाया जाता था। सूरी साहब आप लोगों से भी मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी, सिवाय वो हमने अगर इनका जिक्र भी किया है तो हमने RSML की ओनरशिप के हवाले से किया है कि वो नोन थे RSML के ओनर्स के तौर पे, हमजा शहबाज, ये शहबाज शरीफ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर हुई हैं, लोगों ने बताया हमारे कि ऐसा होता था, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट नहीं करने दिया GIT को, भले हमें पैर पकड़ने पड़े, थोड़ी पकड़नी पड़ी। हमने उन चीज़ों की ग्रेविटी के अंदर पर्सनल फिंगर पॉइंटिंग उधर नहीं करने दी। तो वो कहता है कि यार ये चीज़ें तो इन्होंने यहाँ UBL वालों से लिखवा ली हैं, बड़ी सेंसिटिव हैं, ये तो क्लैश वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कहा सर जाना चाहिए था उधर, उस वक्त लोगों के साथ बैठना चाहिए था। मुझे तो मैनेजमेंट ने हिलने नहीं दिया, पूरा दिन मैं वहाँ बैठा रहा हूँ, सारी चीज़ें फ़िल्टर करके तो इनसे साइन करवाएं। तो ये एक दिलचस्प चीज़ है सर, मैंने पढ़ी हैं UBL की और दूसरे बैंकों की स्टेटमेंट्स सर, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट पार्टी बनने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी स्टेटमेंट में ऐसी डायरेक्ट चीज़ें नहीं हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर। दिस इज़ ओनली फॉर द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो है टॉप मैनेजमेंट को बताया जा रहा है कि जनाब किस तरह हम कभी पाँव पड़े GIT के, कभी हमने उनकी थोड़ी को हाथ लगाया और शरीफ ख़ानदान का जिक्र हमने डायरेक्टली आने नहीं दिया। रमज़ान शुगर मिल के डायरेक्टर्स वगैरह और जो ओनर्स हैं उस हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई और फिर एविडेंस मैनिपुलेशन इस हवाले से कितनी अच्छी तरह अपनी आसिम सूरी साहब कारकर्दगी बता रहे हो। बता किसको रहे हैं? अज़हर महमूद साहब को। एक और मैसेज है इसी तरह का जो आसिम सूरी साहब ने अज़हर महमूद साहब को भेजा, वो क्या मैसेज है आइए। प्लीज़ मुझे जो आपका स्टाफ है ना ये 10 का, काइंडली इन सब के ईमेल मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दें। मैंने रात को अभी जाके इस सारी डॉक्यूमेंट करना है इस आज के दिन को, और मैंने फैक्ट्स लिखने जो भी हुआ है ताकि हम सबकी सेफ्टी हो के मैनेजमेंट से डिस्कस करके हमने किया है, हमने खुद नहीं किया, ठीक है। और काइंडली जिसके पास एक्सेस है ईमेल पे, रात को सुबह उठ के जब भी ईमेल चले इस पे प्लीज़ टॉपअप करें, बताएं कि आज हमने क्या किया है, हमारी सपोर्ट क्या थी, हम किधर खड़े थे, किस तरीके से लड़ के हमने इनसे अपने इंटरेस्ट में थोड़ियों को हाथ लगा के ये स्टेटमेंट जो हैं वो सॉफ्ट करवाएं, अदरवाइज अदर बैंक्स का क्या हाल था आप सबको बता दें काइंडली। ये आप सब ने, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्स को इस ईमेल पे टॉपअप करना है। मैं ग्रुप हेड्स को CC में रखूंगा ताकि सबको पता हो कि हम करके क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।
जी नाज़रीन, ग्रुप हेड्स को पता हो, उनको सीसी करना है, अपनी कारकर्दगी बतानी है। और इस सारी चीज़ में क्या है कि जो जूनियर स्टाफ था, ब्रांच मैनेजर से, उनको हरासा किस तरह से किया गया, ये उसका भी एक एडमिशन है जिसमें कि तमाम टॉप मैनेजमेंट आपको मुलव्वस नज़र आती है। जो अज़हर महमूद साहब हैं, गालिबन इस वक्त बेल पे हैं। सिम सूरी साहब को गिरफ्तार किया गया था और अज़हर महमूद साहब जो कि बेल पे हैं अब और हमारी उम्मीद है कि FIA इसकी यकीनन फोरेंसिक भी करवाएगा, तहकीकात भी करेगा इन मैसेजेस की। और अज़हर महमूद साहब जो कि बाकायदा एक्नॉलेज करते हैं और फिर शाबाश भी देते हैं आसिम सूरी साहब को इंतहाई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है इस लीक्ड ऑडियो में। आइए देखते हैं। बिल्कुल, आपकी मौजूदगी की वजह से ना काफ़ी हमें वहाँ सहूलत मिल गई है। और अगर हो सके तो UBL वालों की बयान की कॉपी भी लेने, ताकि हम अपने मैनेजमेंट को बता सकें, देखें हमने अपने बैंक को किस तरह लुक आफ्टर किया है, किसी जगह पे क्लैश में डालने वाली पोजीशन में नहीं आए। चलें, अच्छा हो गया, थैंक यू। चलें, अच्छा हो गया, थैंक यू। बाकायदा अज़हर महमूद साहब ने, जो कि ग्रुप हेड हैं MCB बैंक के, एक्नॉलेज की हैं ये सारी खिदमात, जिसको कि टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कहा जाता है कानूनी ज़बान में। और इस बैंक के चेयरमैन मियां मंशा साहब करप्शन का दिफा किस तरह से करते हुए नज़र आते हैं, आइए देखते हैं। इस मुल्क में करप्शन इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इनकॉम्पिटेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस बात को छोड़ दो, सारी दुनिया में थोड़ी बहुत करप्शन या ऊपर नीचे है, इसको आप छोड़ें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आपके ख्याल में करप्शन अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सारों में है। इस चीज में पढ़ के सारी ग्रोथ को रोक देना, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी गुर्बत है, उसको हमें टैकल करना चाहिए। जी, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करें, गुर्बत को टैकल करें, मेरी तरफ ना आए कि मैंने एक जो IPP रिपोर्ट के मुताबिक 71 अरब रुपए जायद मुनाफों में कमाए, उसका मुझसे सवाल ना करें। और नैब ने भी हाथ नहीं डाला, FBR भी खामोश हो गया, तमाम इदारे की पाँव पकड़े गए, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ कन्फेस कर रहे हैं ऑडियो में कि इन थोड़ियों को हाथ लगाया गया। और फिर नैब की जो कारकर्दगी है उसे मियां मंशा साहब खुद भी, क्योंकि MCB केस दबा दिया गया, सेंट जेम्स का केस दबा दिया गया और IPPs वाला केस दबा दिया गया, और ये अब TT वाला केस, इसको भी दबाने के लिए बेतहाशा काम हो रहा है कि किस तरह। और नैब की कारकर्दगी से खुश किस तरह है, आइए देखते हैं। मैं कहूँगा कि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि नैब का भी एटीट्यूड में चेंज आई है। आपने नहीं देखा होगा किसी बड़े ग्रुप पर कोई उन्होंने नया केस किया हो। आई थिंक अब थोड़ी सी रियलाइजेशन हर क्वार्टर्स में आ रही है। तो आई हैव सेड इनफ ऑन दिस। सो आई थिंक आई थिंक देयर इज आई कैन सी द चेंज इन द मूड इन ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कि अब लोगों को काम करने दें। जी, अब लोगों को काम करने दिया जा रहा है। सीन द चेंज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ये चेंज उस वक्त आई जब मियां मंशा साहब फ्रंट रो में बैठे थे, जब बिजनेसमैन की आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई गई। मियां मंशा साहब वजीर आजम के साथ पहली नशिस्तों में साथ बैठे थे, और उसके बाद तब्दीली आई कि नैब ने पूछना ही नहीं। और ये ऑडियो मैसेजेस नाज़रीन आपके सामने हैं। हमें उम्मीद है FIA इनकी ज़रूर तहकीकात करेगा। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद अफगानिस्तान इंतहाई अहम सवालात। क्या अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है? यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ क्या करी, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस और मेंबर फॉरेन अफेयर्स कमेटी सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमन पाकिस्तान का दौरा करेंगी गालिबन 7 और 8 अक्टूबर को। उनके बॉस एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को रीअसेस किया जाए। तो क्या अमेरिका एक नई डू मोर लिस्ट के साथ पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहा है इस वक्त? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जी अशरफ साहब और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जो पॉलिसी है, चूंकि जो सुपर ताकत रहा है, बड़ा मुल्क है, वो थोड़ा सा हमारे जैसे मुल्कों को बुली करता है, डराता है, धमकाता है। उसमें उनके एक हाथ में होती है कैरेट, एक हाथ में होती है स्टिक। अगर आप उनके दबाव में आ जाए तो और दबाव डालेंगे, अगर आप अपने मौके पर कायम रहे तो वो पीछे हट जाते हैं। इस वक्त अमेरिका को आपकी बड़ी शदीद जरूरत है। इस खित्ते में उनका कोई नहीं रहा सिलसिला। अफगानिस्तान से निकले हैं जिस तरह बुरी तरह निकले हैं, आपने देख लिया है। उनको ना चाइना, ना रशिया, ना ईरान से कोई ताल्लुकात हैं। उनके जो करीबी हलीफ हैं या थे मुस्लिम दुनिया में, सऊदी अरेबिया, तुर्की, वो भी दूर हो गए हैं। काबुल अगर कोई रास्ता है कम्युनिकेशन का, ताल्लुक का, या कुछ
पैगाम सारी का, वो तो पाकिस्तान के जरिए है। उनको पाकिस्तान की शदीद जरूरत है, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली वो कहेंगे हमारे साथ ताउन करें, हम आपको लेके चलेंगे साथ। और वो अब देखें ना, उसने वेंडी शर्मा ने शुक्रिया भी अदा किया अपने हमारे सफीर को, और जो वाशिंगटन में है, और पहली दफा पब्लिकली कहा उन्होंने कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है, क्योंकि हम अपने मौके पर कायम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डू मोर का जमाना तो खत्म हो गया है। और आपने आज जनरल मिली की भी देख लिया होगा, जो टेस्टिमनी हो रही थी अमेरिकन कांग्रेस में, उनकी अमेरिका खुद तकसीम है, सिविल और मिलिट्री, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, और मगरब खुद तकसीम है, यूरोप और अमेरिका। तो इधर हमारी पोजीशन सॉलिड है, हमारे चीन, रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के साथ सॉलिड। तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन भी है कि हमने अपना केस इंटरनेशनली किस तरह प्रेजेंट करना है, जो हमारी रेड लाइंस हैं वो हम इंटरनेशनली वाज़े तौर पे बता सकें? जी, मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम इधर है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में है, हमारे पावर स्ट्रक्चर में। और उसमें हमने जो क्लैरिटी, जो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, उसके साथ हम सस्टेन तरीके से अपना मौकफ अभी तक पूरी तरह पेश नहीं कर सके। हाँ, बयानात आते हैं, एक तकरीर हो गई, एक बयान आ गया, ये एक ब्रीफिंग होगी, ये नहीं होता। ये सस्टेन एंगेजमेंट होती है। किसके साथ होती है? इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के साथ, इंटरनेशनल वेस्टर्न थिंक टैंक के साथ, अमेरिकन कांग्रेस, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इनके साथ हमारी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से एंगेजमेंट नहीं रही। और कहना क्या चाहते हैं? अब वो अल्फाजी ठीक है कि हम आपका ताउन करेंगे, आप आपकी मदद करेंगे। बात यह है कि हम आपका इस हद तक मदद करेंगे, ये हमारी रेड लाइंस हैं, ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। और वो वादे ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते। और हम किसी और की तर्जमानी भी ना करें। हम ना तालिबान के तर्जमान है, तालिबान अफगान है, हम पाकिस्तान के तर्जमान है, पाकिस्तान के मफादात और मकासद को आगे लेके चले। तो जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है यूएस की, ख़ास तौर पे इस खत्ते के हवाले से, और आपने अपने आर्टिकल में भी उसका जिक्र किया है इंडिया और चाइना के हवाले से, तो पाकिस्तान जब अमेरिका भारत का इत्तेहादी, हिंदुस्तान का इत्तेहादी है, तो पाकिस्तान की इसमें पोजीशन किधर आती है? चीन के साथ पाकिस्तान की हम कहते हैं दरीना दोस्ती है, तो ये बैलेंस आउट किस तरह से होगा? और वेंडी शर्मन का ये वाला जो दौरा है, उसमें इस हवाले से जो हमारी रेड लाइन्स हैं, उस पर भी कोई बातचीत का इम्कान है? मेरे ख्याल में जरूर होगा, खुल के बात होगी। देखिए ना, जो अमेरिका ने फैसला किया है वो बड़ा गलत फैसला किया है। एक तो जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकले, और वो उनकी अपनी बेइज्जती भी हुई और नाकामी, नालायकी भी वाज़ेह होगी। और अब फौरी तौर पर उन्होंने नई कोल्ड वॉर का ऐलान कर दिया चाइना के खिलाफ। वो जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके का ऐलान किया है, लोग तो कह रहे हैं कि व्हाइट मैन्स क्लब है। चाइना ने मुखालफत की है, इंडोनेशिया ने मुखालफत की है, मलेशिया ने की है, पाकिस्तान ने की है, फिलीपींस ने की है। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि ये एशियंस के खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है और एक नई सर्द जंग की तैयारी हो रही है। तो वो बात चलने वाली नहीं। फिर अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारा जो पाकिस्तान का जो आप कह लें हरीफ है, वो अमेरिका का सबसे बड़ा हलीफ बन गया है हिंदुस्तान। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा हलीफ है या दोस्त है या जिगरी यार है चीन, उसको उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ मुखालफत करेंगे, हमारा दुश्मन बन गया। तो ये जो अमेरिका की है ब्लैक एंड व्हाइट, कट एंड ड्राइड पॉलिसी चलने वाली नहीं। इस वक्त जरूरत है ताउन करने की। दुनिया में कोरोना वायरस है, नवंबर में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, फिर और इश्यूज हैं। इसमें तो सब मिलजुल के ये काम कर सकते हैं। अब देखें ना कि बाइडेन ने कोशिश की रूस को चीन से अलग करने की, जून में वो फेल हुआ। फिर अब बाइडेन ने कोशिश की शी जिनपिंग को कि जी आप कोई बात करें एग्रीमेंट की कि हम मुलाकात करेंगे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो इस अमेरिका को अपनी पॉलिसी को नजरसानी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में नजरसानी का पहला आगाज होगा वेंडी शर्मन का खुद दौरा, और उस तरह जो तल्ख लहजा था वो नहीं नजर आएगा आपको। राइट, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, क्या अफगानिस्तान के हवाले से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका कि शायद हमें अभी तक इदराक नहीं है और हम खुल के दुनिया के सामने वो केस नहीं रख रहे? मसलन अभी तक बैंक्स वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं हुए, जो उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, वो पैसे अभी तक रिलीज़ नहीं किए जा रहे, और क्या डेलिबरेटली अफगानिस्तान में एक कियोस की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है? इटालियन फॉरेन मिनिस्टर बड़े वाजे हैं कि जनाब हम तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज नहीं करेंगे। रशिया अमेरिका को मैसेजेस भेज रहा है कि इन केस ऑफ टेररिज्म आप हमारी बेसिस इस्तेमाल कर सकें। इस तरह की मैसेजिंग चल रही है। तो इस सारे में हम पाकिस्तान अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी आर्टिकुलेशन जो दुनिया को है वो सही कर रहा है? देखिए जी, इस वक्त और इसके अलावा मैं जो आपने बातें की हैं, वो जो तल्ख बयानात आ रहे हैं, उसके साथ ऐड कर लें जो नया बिल पेश किया अमेरिकन कांग्रेस में कल, जिसके उन्होंने कहा कि सैंक्शंस देंगे तालिबान के खिलाफ और जो तालिबान को फैसिलिटेट करते हैं, जो हिमायत करते हैं।
वो पाकिस्तान भी शायद उसकी जद में आ सकता है अगर जरूरत पड़े, वो एक हथियार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद होनी चाहिए, अकेले नहीं जाना हमने जो भी करना है इस खित्ते में इत्तेफाक राय से करना है, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, कतर ये शामिल है और वस्ती एशिया के ममालिक। तो हमारी जो इस खित्ते में पोजीशन है वो सॉलिड है और इस खित्ते के फैसले खित्ते के ममालिक करेंगे, ना मगरिब के लोग ना अमरीका। बिल्कुल। तो और यूरोपियन यूनियन भी इस हवाले से कुछ काम कर रहा है, हमारी एंगेजमेंट वहां पे सही है? यूरोपियन यूनियन में एंगेजमेंट सही है, लेकिन जो रेजोल्यूशन आया है हमें यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारी एंगेजमेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की जरूरत है और गैर रवायती अप्रोच की जरूरत है। जो रवायती सरकारी अप्रोच है उससे काम नहीं चलेगा, तो हमें जरा फुर्ती दिखानी पड़ेगी और अपना मौकफ मजबूत तरीके से केस पेश करना पड़ेगा। हमारा केस मजबूत है लेकिन हमारे वकला जो है केस पेश करने वाले वो कमजोर है इस वक्त। आप कह रहे हैं कमजोर हैं? हमारे माशाल्लाह शहरियार आफरीदी साहब, मिनिस्टर साहब अमेरिका गए, उन्हें केस फोर्सफुली आर्गू किया है वहां पे? वो किसके सामने पेश किया केस उन्होंने? सर टाइम्स स्क्वायर पे वीडियो तो हमने देखी थी, बाकी यू आर चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, मैं समझ रहा हूँ आपके पास शायद ज्यादा वो आ गई होगी जो हमारे पास नहीं है। नहीं, अभी तक हमें कोई डायरेक्ट इतलाफ नहीं है, हालांकि मैं कश्मीर कमेटी का मेंबर हूं, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिपोर्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कश्मीर कमेटी टू द कश्मीर कमेटी जब वो वापस आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।